हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आपके सीएपीएफ एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और उसके लिए हमने जैसे प्रॉमिस किया था, वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर सीएपीएफ पेपर 2, जिसमें हम जो लेटेस्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए वो लेके आएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है और क्या चेंजेस आए हैं अभी रिसेंटली इन ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इसको आप एज ए एसे लिख रहे हैं तो आपको कुछ इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में जितना आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देंगे तो उतना बेटर रहेगा, राइट। सो हेयर इज द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट से पहले इफ यू कैन राइट दैट द कोट ऑफ सम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी और फिर किसी डिग्निटरी या फिर किसी फॉरेन एम्बेसडर का आप कोट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने शिव शंकर मेनन इनका कोट लिखा है दैट वी आर हेडेड फॉर अ पुअरर, मीनर एंड स्मॉलर वर्ल्ड। क्योंकि आपको पता है इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी हो गई है आज के टाइम पे ड्यू टू चेंज इन द ग्लोबल ऑर्डर। वी हैव सीन कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इज फॉलोड बाय अमेरिका, राइट। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ये सभी चीज़ें होने लगी हैं। तो देर इज़ अ चेंज इन द ग्लोबल ऑर्डर। तो ये शिव शंकर मेनन ये फॉरेन एम्बेसडर रहे थे, तो इनका आपको ये कोट यूज़ कर सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट की बात आती है, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आप डाल सकते हैं जैसे कुछ लास्ट 1-2 साल में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आए हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर में, क्या ऐसे इवेंट हुए हैं, क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे फर्स्ट देखेंगे आप, ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक नेशन वाइड लॉकडाउन लगा, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टर्ब हुई, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुए, चाइना के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुए। नॉट ओनली इंडिया, यूएसए के बहुत सारे एलिगेशन लगे कि चाइना ने ये एज अ बायोकेमिकल वेपन यूज़ किया है कोविड को, राइट। उसके बाद अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, राइट। तो ये भी क्या है, ग्लोबल दिस एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर, एक चेंज हुआ है। एक जो आपकी एक गवर्नमेंट है, एक इस तरह की गवर्नमेंट है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए उनको, जिसके टेररिस्ट के साथ इतने कनेक्शन है, उनको अफगानिस्तान में रिकॉग्निशन दी जा रही है फॉर द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एंड आल्सो बाय द यूएसए। उसके साथ भी एक पीस टॉक कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, राइट। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, राइट, ये तो सबको पता है। एंड उसके बाद ही हम देखेंगे क्या ये सभी चीज़ें होने के बाद व्हाट वर द रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रीज, क्या उसको अच्छे से डील किया गया, नहीं। द इनफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रीज एंड द इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, कोविड पेंडेमिक से लड़ने के लिए इंस्टीट्यूशन कौन से थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या उसने अर्ली वार्निंग दी देशों को, नहीं, बहुत लेट उन्होंने बताया कि इट्स अ पेंडेमिक। तो इंस्टीट्यूशन ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, कंट्रीज ने अच्छा नहीं किया। रशिया यूक्रेन की बात करें तो उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या उसमें अच्छा काम किया, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। सो इंस्टीट्यूशन हैव गिवन राइज टू डिबेट अबाउट द राइज ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। उसके बाद व्हाट आर द इशू विद द प्रेजेंट ऑर्डर, क्या इश्यूज हैं। जैसे अभी बात की इनफेक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, डोनर कंट्रोल बॉडीज जो इसको मैक्सिमम डोनेशन देता है, जैसे डब्ल्यूएचओ को मैक्सिमम डोनेशन किसके जाता है, अमेरिका एंड चाइना, तो दोनों का मैक्सिमम डोनेशन जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस पैंडमिक अमेरिका ने यूएस इसको डब्ल्यूएचओ को फंड देना बंद कर दिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया डब्ल्यूएचओ से, ठीक है, उसका टोटल बॉयकॉट किया। अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट डील से भी विड्रॉ किया। सो दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर या फिर इनइफेक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद यूएस वेनिंग इन्फ्लुएंस, यूएस का जो इन्फ्लुएंस है कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले जो वेस्ट लेड आपका होता था सभी चीज़ें, तो वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, वेस्ट को ज़्यादा प्रोमिनेंस दी जाती थी क्योंकि दे वर स्ट्रोंगर। बट अभी क्या है, चेंज हो गया है बहुत सारा। अब एशिया को एज ए एमर्जिंग सेंटर देखा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एमर्ज हो रही है, क्योंकि इनोवेशन सबसे ज़्यादा यहाँ हो रही है, पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ देखें तो एशिया के अंदर ज़्यादा है। हर एक चीज़ आप देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे वो भी एशिया के अंदर ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट का साइज़ देखेंगे वो भी, तो ट्रेड देखेंगे वो भी एशिया में ज़्यादा है। तो जो सेंटर है, जो ट्रेड सेंटर है, जो एपी सेंटर है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चेंज हो रहा है। तो यूएस का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है क्योंकि ड्यू टू राइज ऑफ चाइना एंड
रशिया ने भी जो अभी किया है साथ में। उसके बाद डी ग्लोबलाइजेशन, अभी हम देखें तो वर्ल्ड जो ट्रेड है, WTO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WHO की है, और सॉरी वर्ल्ड बैंक की है, IMF की रिपोर्ट है। तो उसमें बोला कि वर्ल्ड जो ट्रेड है वो कम होती जा रही है लास्ट डिकेड से, कुछ काफ़ी परसेंटेज का डिक्रीज आया है आफ्टर द पैंडमिक एंड रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो डी ग्लोबलाइजेशन इज देयर, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी इज देयर, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इज देयर, ट्रेड वॉर इज देयर, बहुत सारी चीज़ें हैं डी ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आता है एमर्जिंग ऑर्डर। क्या एमर्जिंग ऑर्डर? अब मैंने बात की एमर्जिंग ऑर्डर के अंदर, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चाइना बिकम मोर असर्टिव। किस तरह से मोर असर्टिव? अगर आप देखेंगे तो साउथ चाइना की सी के अंदर चाइना बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लेम कर रहा है, ठीक है, अंडर इट्स 9 लाइन और 11 लाइन के अंडर। तो राइज ऑफ एक्सपेंशनिज्म, तो इंडियन बॉर्डर्स पे ये आप देखेंगे गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, चाइना एक्सपेंड करना चाह रहा था, तो चाइना की असर्टिवनेस बढ़ती जा रही है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देखेंगे चाइना का, राइट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर उन्होंने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करी है काफ़ी देशों में, आइलैंड कंट्रीज़ में, उनको डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसा लिया गया है। वो पाकिस्तान भी है, वो मालदीव्स भी है, वो श्रीलंका भी है, और बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। उसका डिक्लाइनिंग वेस्ट, जो मैंने आपको बोला, डिक्लाइनिंग वेस्ट, उनकी एजिंग पॉपुलेशन होती जा रही है, उनके पास इनोवेशन अब इतना ज़्यादा नहीं रहा, उनके पास जो ह्यूमन कैपिटल इतनी नहीं है, तो डिक्लाइनिंग वेस्ट। उसके बाद US चाइना न्यू कोल्ड वॉर, ये भी एक एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरिज्म, अब मल्टीलेटरिज्म की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा मल्टीलेटरिज्म की बात हो रही है। अभी वो बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, जितनी भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, WH वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। पहले जो सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स थे वो किसके पास है वर्ल्ड बैंक के अंदर? वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास, अमेरिका, यूरोप, ठीक है, इन कंट्रीज़ के पास वोटिंग राइट बहुत ज़्यादा है। या तो WTO की बात करेंगे, या आप वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, IMF की बात करेंगे, तो इसमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। कौन कौन? एशियन कंट्रीज़, हम इसमें आपकी चाइना होगी, इंडिया हो गया, ठीक है, और जापान हो गया, ये सभी रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरलिज्म या फिर जो आपके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उसके रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। उसका वीकनिंग ऑफ अलाइंसेज एंड बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, अलाइंसेज वीक हो रहे हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा, और बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है। पहले बैलेंस ऑफ पावर एक साथ मतलब पहले ज़्यादा अलाइंड था टुवर्ड्स वेस्ट, नाउ इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी का टोटल फेलियर आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन के साथ। उससे पहले एक और वॉर हुआ था छोटा सा, अजरबैजान और एक कंट्री के बीच, और अफगानिस्तान में देखा होगा कलेक्टिव सिक्योरिटी, नो नेशन केम फॉरवर्ड टू हेल्प दोज अफगान पीपल, ठीक है, सब ने विड्रॉ कर लिया एकदम से। तो चेंजिंग रिलेशनशिप ऑफ अरब कंट्रीज एंड इजराइल, अब पहले इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं दी जाती थी कि इजराइल एक नेशन है, हालांकि अभी लास्ट में UAE एंड बहरीन ने रिकॉग्निशन दी है इजराइल को, ठीक है, कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल को रिकॉग्निशन मिले। तो चेंजिंग रिलेशनशिप ऑफ अरब कंट्रीज एंड इजराइल, लेकिन हालांकि अभी भी बहुत सारा उसके बीच में क्या है आपका इजराइल और ईरान के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अब्राहम अकॉर्ड हुआ था अभी रिसेंटली, आपको पता होगा, तो इसी के रिस्पेक्ट में था। उसके बाद ग्लोबल प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, कितने सारे चेंज आ गए हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर। जब आप देखेंगे ग्लासगो समिट हुई थी तो उसमें इंटरनेशनल सपोर्ट मांगा गया टू कर दिस क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी देखते हैं लैक ऑफ लीडरशिप, ये एक इम्पोर्टेंट आपका एक इसमें रीज़न रहेगा ड्यू टू चेंज इन द एमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप में आप देखेंगे वेपनाइजेशन और डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। पैंडेमिक के बाद आपने देखा है कि हमने फाइंड आउट किया कि वी वर डिपेंडिंग ऑन ए सिंगल कंट्री फॉर अवर ग्लोबल सप्लाई चेन, चाइना। अगर चाइना को कल को कुछ और दोबारा से हो जाता है, कुछ पैंडेमिक या फिर वाला सिचुएशन, तो हमारी जो ऑटोनॉमी है वो बिल्कुल ही कर्ब हो जाएगी। अगर हम बहुत इस एक कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो वी कैन नॉट टेक अ इम्पोर्टेंट डिसीजन अगेंस्ट चाइना। तो वेपनाइजेशन एंड डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, तो ये हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, दैट इज़
सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलके, तो सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव के अंडर हम चाइना के अलावा एक दूसरा अल्टरनेटिव खड़ा करने की सोच रहे हैं, राइट। उसके बाद देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, तालिबान गवर्नमेंट, उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। किस तरह से? आप उसके साथ पीस टॉक कर रहे हैं, आप उसके साथ बायलैटरल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो दिस शोज द लैक ऑफ लीडरशिप। उसका डेटा इज द न्यू ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा के साथ आप कितने सारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है तो डेटा की यूज़ होगा, ठीक है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट आप ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके साथ डेटा होना चाहिए। हर एक चीज़ नाउ डिपेंडिंग अपॉन डेटा, तो डेटा इज़ द न्यू ऑयल। उसका रोल ऑफ बिग टेक कंपनीज, उसका रोल इंप्रूव होता जा रहा है। एप्पल की बात करेंगे या फिर आप अमेजन की बात करेंगे या फिर आप एलन मस्क की, टेस्ला की बात करेंगे, तो रोल ऑफ बिग टेक कंपनीज, अभी वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाह रहे थे टेस्ला, तो इंडिया ने मना कर दिया कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे तभी आपको अलाउड होगा, अदरवाइज आप प्लांट चाइना में लगाएंगे और गाड़ियाँ इंडिया में बेचेंगे तो वी विल नॉट अलाउड इट। तो रोल ऑफ बिग टेक कंपनीज, अगर इसरो की बात करें, इसरो की एक सब्सिडरी कंपनी भी एंथ्रिक्स, और बहुत सारी ये इंडियन एरोस्पेस कंट्री ये भी राइज कर रही हैं। एंड रेस फॉर आउटर स्पेस, अभी मिलिटराइजेशन हो रहा है आउटर स्पेस का भी, ठीक है। काफ़ी वक्त देखेंगे सबने अपने स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, और साइबर वारफेयर या फिर स्पेस वारफेयर पे अब लोग चले गए हैं, रेस फॉर आउटर स्पेस। तो इंडिया ने भी एक इम्पोर्टेंट एक मिशन चलाया था इसके रिगार्डिंग, दैट इज़ द मिशन शक्ति, जिससे हम शो डाउन कर सकते हैं सैटेलाइट को, ठीक है, थ्रू द ग्राउंड से हम उसको सैटेलाइट को शट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखें इंडिया प्लेस, इंडिया का कहाँ पे प्लेस है, जैसे लीडरशिप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के पास क्या है, उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज इन आईटी, इंडिया के पास सभी ये स्ट्रेंथ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया की लीडरशिप है, सबको पता है, आसियान नेशन हो गए या फिर वो सार्क नेशन हो गए, बिम्स्टेक नेशन हो गए, जो एशिया के अंडर वी हैव द लीडरशिप। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंडिया से बेटर किसी में नहीं है, तो इंडिया इज़ अ राइजिंग कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट वेयर एवरी कंट्री वांट्स टू इन्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज इन आईटी, तो सर्विस सेक्टर्स में हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज है, सबको पता है, ठीक है। और वी आर द सर्विस एक्सपोर्टर, हमें ये भी बोला जाता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इंडिया इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कर रहा है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात होगी, और CDRI सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, जैसे डिजास्टर रेजिलियंस, जो हमने अभी लेटेस्ट अमेरिका के अंदर, USA के अंदर जाके ये वाला इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है। हम अगर बात करें तो COP समिट के अंदर भी हमने बहुत सारी प्लेज की है, ठीक है। बाय 2070 वी बिकम द कार्बन न्यूट्रल, 2040 तक हम क्या कर देंगे, 2040 तक हम we will be producing around 40% or 50% of our energy from renewable resources या फिर ग्रीन एनर्जी से, ठीक है। तो ये सभी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स की। उसके बाद देखें तो पार्ट ऑफ मैनी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया WHO का भी पार्ट है, UNSC, ICJ सभी का पार्ट है। उसका डायस्पोरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन डायस्पोरा की स्ट्रेंथ अगर देखेंगे आप, डायस्पोरा एंड सॉफ्ट पावर एडवांटेज, राइट। अब चैलेंज देखेंगे, चाइनाज न्यू फाउंड रोल एंड एक्टिव डिप्लोमेसी, ठीक है। एक्टिव डिप्लोमेसी बोले या फिर इसको वुल्फ डिप्लोमेसी बोले, दीज आर द चैलेंजेस। प्रोटेक्शनिज्म मैंने आपको बात की थी, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म या फिर ट्रेड, जो आपके वॉर हो रहे हैं दो कंट्रीज़ के बीच, अमेरिका हो गया या फिर चाइना हो गया, इन दोनों के बीच ट्रेड वॉर। उसके बाद देखेंगे सैंक्शंस लग रहे हैं बहुत सारा, USA ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डोमेस्टिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, नॉट ओनली इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड वी हैव सीन ग्लोबल ट्रेड इज डिक्लाइनिंग, अमेरिका इज स्लोइंग डाउन, चाइना इज स्लोइंग डाउन टू सम एक्सटेंट, तो स्लोइंग डाउन हो रहा है। रोड बैक टू रिफॉर्म इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की बात करें तो अमेरिका रिफॉर्म नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू रिफॉर्म, वेस्ट रिफॉर्म नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है कि वेस्ट लेड हो, हमेशा हर एक चीज़ वेस्ट लेड हो। लेकिन अभी जो कंट्रीज़ हैं एशिया के अंदर, वो चाहती है वेस्ट लेड नहीं, ये दीज आर द कॉमन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कॉमन गुड्स, ये सभी कॉमन गुड्स हैं, तो इस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो आपके थे वो भी चेंज हो गए हैं। ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे टेररिज्म और आपकी पायरेसी होती थी, आपके पायरेट्स आपके अटैक करते थे,
जो सी के थ्रू जब आपका ट्रेड होता था उस पे। सो दीज वर द ट्रेडिशनल थ्रेट्स। अब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हो गए हैं, जैसे आप स्पेस वारफेयर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, बायोकेमिकल वेपन्स का, राइट। उसके बाद देखेंगे वे फॉरवर्ड। अब ये सभी चीज़ हो गया, व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। वे फॉरवर्ड लाइक इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ पेंडेमिक, राइट, लॉकडाउन। अगर हमने देखे तो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है पेंडेमिक को हैंडल करने में। वी हैव इम्पोज द नेशन वाइड लॉकडाउन, और उसके बाद जो हमारा आउटकम आया तो लेस नंबर ऑफ डेथ्स। हालांकि WHO की एक रिपोर्ट थी कि इंडिया ने बहुत सारे नंबर छुपाए हैं डेथ के, ठीक है, वो एक कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ने उसको टोटल बॉयकॉट किया है उस रिपोर्ट को। तो लेस नंबर ऑफ दैट, तो ये हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारी अचीवमेंट है। उसके रिवाइव द इकोनॉमी को हमने रिवाइव किया है, तो हमारी वी शेप रिकवरी हुई है, ठीक है, वी शेप। कुछ बोलते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि हमारी के शेप रिकवरी है, कुछ बोलते हैं वी शेप रिकवरी है। सो ऑलरेडी हमने रिकवरी तो कर ली है कुछ टू सम एक्सटेंट तक, ठीक है। उसके बाद अकोमोडेटिव स्टांस लिया RBI ने, ठीक है। आपने पता होगा कि रेपो रेट को हमने बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया था टू अकोमोडेट, ठीक है। तो जो हमारा एनिमल स्पिरिट था इकोनॉमी के अंदर वो वापस लेके आना चाह रहे थे हम। उसके बाद देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट इज प्रोमिनेंट। हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रोमिनेंट रहना चाहिए। क्यों? अभी तो हम जैसे रशिया से फ्यूल बाय कर रहे हैं, ठीक है, रशिया से फ्यूल बाय कर रहे हैं ना डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। वेस्ट कुछ भी बोलता रहे, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आई हुई है, और प्राइसेस जो ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हर एक चीज़ में इन्फ्लेशन होगी, आपके एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, तो सभी चीज़ों में वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मिल रहा है तो वाई नॉट गो फॉर इट, ठीक है। ऑलरेडी हमने इतना कुछ झेला है, इतना सारा लॉस देखा है, फिजिकल डेफिसिट इज ऑलरेडी देयर, वी आर बिहाइंड द टारगेट टू अचीव द फिजिकल डेफिसिट वाला टारगेट, वो सभी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये देखना है कि नेशनल इंटरेस्ट इज प्रोमिनेंट। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कमेंट था कि नेशनल दिस इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट, और एनी हाउ वी विल बी बाइंग फ्यूल फ्रॉम रशिया, ठीक है। उसके बाद एक्टिव इकोनॉमिक डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। अब चाइना से हम क्या कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप था, ठीक है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन हम डिपेंडेंस अपनी कम कर रहे हैं चाइना पे। वी आर डाइवर्सिफिकाइंग, तो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं हम। रशिया से देखा होगा आपने, सॉरी US से देखा होगा, हमारा बिगेस्ट इकोनॉमिक क्या बन गया है, इकोनॉमिक पार्टनर। अब उसके साथ सबसे ज़्यादा हम ट्रेड कर रहे हैं, तो USA हैज़ बिकम द लार्जेस्ट और बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो उसने चाइना को सरपास कर दिया, ठीक है। उसके बाद सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव हमने किया है विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो हम एक अल्टरनेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी जो रॉ मटेरियल है वो इन कंट्रीज़ में भी बने, जापान में बने, ऑस्ट्रेलिया में बने, इंडिया में बने, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल नेक्स्ट। उसके बाद है स्किल इंडिया मिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो इंडिया ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके लिए इंडिया ने स्किल इंडिया मिशन चलाया है, और आपको पता है इंडिया हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज यंग, ठीक है, 30 और 35 ईयर्स से एज से जो कम है पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया में एक डेमोग्राफिक बल्ज है, तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर, जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी की हमने बात की है, सॉफ्ट पावर। अफगानिस्तान में हमने कितने काम किए हैं सॉफ्ट पावर के, ठीक है, उनकी पार्लियामेंट बनाई है, उनके वहाँ पे डैम्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर ये भी इंडिया की एक स्ट्रेंथ है। उसके बाद लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप कहाँ कहाँ पे दिखाई हमने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर, क्लाइमेट समिट के अंदर हमने जो प्लेज किया है, रीजनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे आप बेमस्टेम के अंदर, सार्क के अंदर, ठीक है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशियन, ठीक है, ये सभी हमारी क्या है, दीज आर द वेज जो हमें आने वाले बहुत सारा काम करना है, ठीक है। तो ठीक है, इस वाले मेरा बेसिक आइडिया क्या था ये सभी चीज़ें करने का, बेसिक आइडिया इज दैट कि आपको ये सभी चीज़ें एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कोई टॉपिक आएगा। सो दीज आर द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी वीडियो के साथ हम मिलेंगे। सो थैंक यू।